अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का मसला काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बलोच आज़ादी के मतवाले बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान फ़ौज को शिकार बना रहे हैं। और देखें, इसकी वजह यह है कि थोड़ा आपको मिसिंग पर्सन्स का केस समझा दें कि ये कितना सीरियस केस है। मिसिंग पर्सन एक आदमी अचानक गायब हो जाता है, उसको उठा के ले जाते हैं फैमिली के सामने से, सबके सामने से। पाकिस्तान आर्मी के लोग, एफसी के लोग, पुलिस के लोग उठा के ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है कहीं से, या अक्सर ऐसा होता है कि वो डिक्लेयर कर देते हैं उसकी गिरफ्तारी, और उसके साथ टॉर्चर होता है और सालों से अंदर होता है। और ज़्यादातर केस में वो गायब रहता है, ना उसकी गिरफ्तारी डिक्लेयर होती है, ना उसको कहीं से बताया जाता है कि वो किसी के पास है, और ना उसकी लाश मिलती है। कि उसके घर वाले परेशान ही रहते हैं कि आखिर को ये बंदा गायब कहाँ हुआ। लेकिन सबको पता है कि गायब कहाँ होता है। देखें, बलूचिस्तान में सन 2000 में 2000 में नवाब खैर बख्श मरी, हमारे दोस्त मेहरान मरी के फादर, बलूचिस्तान के सबसे बड़े कदावर सरदार को मुशर्रफ सरकार गिरफ्तार करती है। वहाँ से फिर बलोच तहरीक में तेज़ी आती है और बलोच लिबरेशन आर्मी शुरू होती है वहाँ से। फिर उसके जवाब में मुशर्रफ की गवर्नमेंट बलोच जवानों को उठा उठा के गायब करती थी, और ऐसा होता था कि किसी की लाश मिलती थी, कोई किसी की लाश नहीं मिलती थी। मुशर्रफ के पूरे पीरियड में यही रहा। और बलोच तहरीक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि नवाब अकबर बुगटी साहब को वो तहरीक को अपने हाथ में लेना पड़ा, और वो पहाड़ों में जाके अपने जवानों को लीड कर रहे थे। और उस पे मुशर्रफ ने ये कहा था कि हम तुमको शिकार करेंगे, और आज का दौर है, आज 71 का ज़माना नहीं है, आज तो मिसाइल हम यहाँ से फायर करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा और वो अपने टारगेट पे लगेगा। और यही किया मुशर्रफ ने। और नवाब खैर बख्श मरी एक बुज़ुर्ग सरदार थे, इज़्ज़तदार लीडर थे, बलूचिस्तान के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे थे, उनको मिसाइल से टारगेट किया। नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बालाच मरी को अफ़गानिस्तान में अपने तालिबान के ज़रिए टारगेट करवाया। और इस तरह एक जंग शुरू हुई। फिर बलोचों के पास अपनी सर्वाइवल के लिए जंग के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो बलोच ये समझते थे कि अब हमारे दुख का मदावा होगा, पीपल्स पार्टी हमारी बात को समझेगी, पीपल्स पार्टी हमारे को रिलीफ देगी, हमारे मिसिंग पर्सन्स को वापस लाएगी और आज़ाद करवाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की पार्टी बन गई थी। आसिफ जरदारी अपनी बीवी को मरवा के आर्मी से सेटिंग करके प्रेसिडेंट बना था। तो उसने बलूचिस्तान के इशू में तो आर्मी को फ्री हैंड दिया हुआ था। बलूचिस्तान में लगातार मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट बढ़ती गई। अप्रैल 2009 में तुर्बत से बलोच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद बलोच, शेर मोहम्मद, लाला मुनीर, बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर गचकवाल एडवोकेट के चैम्बर से अगवा किया गया, बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के हाथों। और इसके कुछ दिनों बाद उनकी लाशें तुर्बत से कुछ किलोमीटर दूर मरकाब से मिलीं, और लाशें पूरी टॉर्चर्ड थीं। ये कंटिन्यूस होता रहा, मतलब रोज़ की बुनियाद पे होते थे, लेकिन वो कारकुन होते थे। मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ ये बड़े नाम लीडर होते थे। बीएनएम चेयरमैन की भी जबरी गुमशुदगी हुई, यानी फोर्स्ड डिसअपियरेंस, और फिर उनका कत्ल होता है। इससे फिर क्या हुआ कि बलोच मुसलसल आज़ादी की तहरीक को इजाफा करते रहे। 8 जून 2009 को बीएसओ बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन जाकिर मजीद को मस्तूम से फोर्स डिसअपियरेंस होती है। 28 जून को बीएनएम के सेंट्रल कमेटी मेंबर डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को उनके हॉस्पिटल से फोर्स डिसअपियरेंस होती है। बीएसओ के एक्स वाइस चेयरमैन संगत सना और बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जलील रेकी को भी गिरफ्तार करके
मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन, और फिर उसके बाद इनकी लाशें कहीं ना कहीं से मिली। जलील रेकी जो बलोच नेशनल पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, ये मामा कदीर के बेटे हैं। मामा कदीर पिछले 15 साल से लगातार ये मिसिंग पर्सन्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। ये पैदल कराची से इस्लामाबाद तक प्रोटेस्ट करते हुए गए, ये जिनीवा गए, ये न्यूयॉर्क गए, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर लगातार मिसिंग पर्सन कैंप चला रहे हैं। पाकिस्तान फ़ौज ने उन्हीं दिनों तकरीबन 2000 से ज़्यादा बलोच जवानों को अगवा करके गायब कर दिया, जिनमें से कुछ की लाशें मिली हैं, बाकी की लाशें भी नहीं मिलीं। बलोच पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन कुछ जवानों ने फिर हथियार भी उठा लिए और उसके लिए लड़ते रहे। 2016 में 8 जून को बीएसओ ने ये ऐलान किया, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, कि 8 जून हर साल मिसिंग पर्सन डे डिक्लेयर करते हैं, और हर साल फिर वो 8 जून को दुनिया जहाँ के मुख्तलिफ इदारों को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और इन सब को बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से चीज़ें बताते हैं। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि रिसेंटली पिछले 1 साल से बलोच तहरीक बहुत तेज़ी से हमले कर रही है। कल की बात है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट के स्पोक्स पर्सन मेजर गौहराम बलोच ने कहा कि सरमचारों ने लास्ट नाइट 2 बजे ज़िला ग्वादर में पसनी के इलाके शादी कोर में कोस्टल हाईवे पर कुबड़ी के मुकाम पर पाकिस्तान फ़ौज के कैंप को निशाना बनाया। सरमचारों ने रॉकेट, A1 गोले और ख़ुदकार भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और पूरी चौकी तबाह कर दी, और उसमें दुश्मन फ़ौज यानी पंजाबी फ़ौज के काफ़ी लोग मारे गए, और ये बलोच लिबरेशन फ्रंट का कारनामा है। इसी तरह शाल सिद्दीकिया मस्जिद के करीब एक ज़ोरदार बम धमाका हुआ। बलोचिस्तान के इलाके शाल जान मोहम्मद रोड में सिद्दीकिया मस्जिद के करीब ज़ोरदार धमाका हुआ, और उसमें कितना नुकसान हुआ है इसका अभी पता नहीं चला। तुर्बत में सैटरडे के दिन फौजी चेक पोस्ट पे दस्ती बमों से हमला किया, हैंड ग्रेनेड से हमला किया, और पूरी चेक पोस्ट तबाह हो गई। उसमें जो एहलकार थे उसमें ज़्यादातर मर गए, कुछ ज़ख्मी हुए। इसी तरह पसनी पाकिस्तान फ़ौज के कैंप पे रॉकेटों से हमला किया गया। ये लगातार बलूचिस्तान के लोग टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की पोजीशंस को। अज़ीज़ दोस्तों, इनके पास चॉइस क्या रह गई है? बलोच लोग अपनी आज़ादी की जंग अब लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? दूसरी तरफ पाकिस्तान को केपीके में भी इसी तरह की सिचुएशन का सामना है। 2 पाकिस्तान फौजी बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए, जहां टीटीपी ने इनके लोगों को हलाक कर दिया। इसी तरह ईरान से फायरिंग हुई और 2 पाकिस्तानी फौजी बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर पे मारे गए चेक पोस्ट के ऊपर, और ये इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की प्रेस रिलीज़ में बताया गया। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान फ़ौज लगातार कुत्ते की मौत मर रही है। ये नीलम वैली POK में एक इनकी गाड़ी, कार्गो ट्रक जो मानकोरो से जा रही थी, वो कंट्रोल गाड़ी का ख़राब हो गया और वो एक गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 4 फौजी कुत्ते की मौत मारे गए। अज़ीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान फ़ौज का हाल। अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम के नाम पे इस कौम को पाकिस्तान फ़ौज लगातार बेवकूफ़ बना रही है। आज का जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ सियालकोट से, नून लीग का, ये इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, यानी आर्म्ड फोर्सेस का चीफ है। ये जब नवाज़ शरीफ की पार्टी हुकूमत में नहीं थी और अपोजिशन में थी, उस वक्त इसने एक पार्लियामेंट में स्पीच की थी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जिसमें आर्मी की सारी गलतकारियां खुल के बताई थीं।
ये स्पीच आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, फिर मैं इस पे बात करता हूं। जब नहीं था, और जो कर्ज जर्नैलों पे अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और हम उनसे वसूल करेंगे। जनाबे वाला सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। जनाब स्पीकर, आज मेरे वतन का बदन जो है लहू लहू है। बलूचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो, वो पाकिस्तान का लहू बह रहा है। अगर आज पंजाब खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। बंगालियों पे जुल्म हुआ, बंगालियों का इस्तेसाल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब जुर्म में शामिल रहा, पंजाब कोलैबोरेटर बन गया। आज पंजाब कोलैबोरेटर नहीं बनेगा। मैं पंजाबी, यहां पे जितने पंजाबी एमएनए हैं, अपने बलोची भाइयों के लिए और पख्तून भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे और उनसे कंधे से कंधा मिला के जालिम की गोलियों का भी जवाब देंगे और उनको गोलियों के और जुल्म से बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं। बहुत खूब। जनाबे वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद ही अपने खून का नजराना पेश किया। जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज वजीर तालीम, जो वफाकी वजीर तालीम है, उन्होंने एजुकेशन के मुताल्लिक आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात हैं बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन इस वक्त हम अपनी अगली आने वाली नस्ल को इम्पार्ट कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तामीर कर रहे हैं, वो एजुकेशन नाकाफी है, वो फॉल्टी है एट बेस्ट। ये इनके वजीर तालीम का बयान है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर कह रहा था कि गरीबों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए अस्पताल और हैं, गरीबों के लिए अस्पताल और हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का, या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं
और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। तो अजीज़ दोस्तों, उस वक्त ये स्पीच कर रहा था कि पाकिस्तान आर्मी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खा गई है हमारी, इनके हॉस्पिटल अलग हैं, आम आदमी के हॉस्पिटल अलग हैं, इन्होंने आज तक एक जंग नहीं जीती, ये सिर्फ अपने लोगों को मारते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल बता रहा था। आज वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने चलें आज की फ़ौज को नहीं पकड़ सकता, पिछली जो माजी की बातें कर रहा है कि पीछे उस वक्त ये 58 साल बता रहा था। 58 साल का मतलब ये हुआ कि 97 और 8 2005 की ये बात है, उस वक्त मुशर्रफ की सरकार थी। 2005 तक अगर ये खाली हिसाब किताब ले ले, आर्मी का अकाउंटेबिलिटी कर ले, उनके ऊपर केसेस बनाए, तो काफ़ी काम हो सकता है। लेकिन इतनी मजाल है नहीं कि आज ख्वाजा आसिफ भी पाकिस्तान आर्मी से सेटिंग करके ही सरकार में आए हैं। पाकिस्तान में आर्मी की मर्ज़ी के बगैर एक चपड़ासी नहीं लग सकता। आप यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान की सरकार ने आईएसआई को ये पार्लियामेंट से एक बिल पास करा के आईएसआई को राइट दिया था कि जितनी भी सरकारी सिविल ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र है, वो आईएसआई की मर्ज़ी से होगा। और जब तक आईएसआई किसी को क्लियर नहीं करेगी, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। तो इतना हद तक जहाँ पे आर्मी का कंट्रोल हो, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई कोई ख्वाजा आसिफ जैसे आदमी बात भी कर सकें आर्मी के ख़िलाफ़। आज यहाँ पे पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि डिड यू नो पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स 7th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की 5वीं आबादी के लिहाज से शायद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। तो अगर 5वें नंबर पे नहीं तो 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे नहीं तो 20वें नंबर पे इसकी इकोनॉमी तो होती कम अज़ कम। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त 50वें नंबर पे है। दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन वाले मुल्क की जब इकोनॉमी 50वें नंबर पे है, जब एजुकेशन के मामले पे आप पता नहीं 100 नंबर पे हैं, जब सिविल जस्टिस जुडिशरी के मामले में आप 150 नंबर पे हैं, तो आपको इस बात पे बिल्कुल फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि आपकी आर्मी दुनिया की 7वीं स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। आर्मी में ऐसे जाहिल भरे गए हैं। ये आपका जैद हामिद है जो आर्मी का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ये कहता है कि हमने चोरी करके, स्मगल करके, इंटरनेशनल लॉ को बाईपास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। एक्सेप्ट करता है कि चोरी करके, स्मगल करके, जो कि मैं आपको बताता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड में एक न्यूक्लियर उसके इंस्टॉलेशन में काम करता था एक साइंटिस्ट के तौर पे। उसको भुट्टो ने कन्विंस किया कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, वहाँ से पुर्जे भी चोरी करके लाओ, वहाँ से प्लान भी चोरी करके लाओ, क्योंकि इंडिया ने 1974 में बम धमाका कर दिया एटमी, तो हमें भी एटम बम चलाना है। तो वो अब्दुल कदीर खान चोरी और स्मगल करके वहाँ से एटम बम का सारा हिसाब किताब लाया था। तो ये कहता है कि हमने चोरी करके, स्मगल करके, इंटरनेशनल लॉ को बाईपास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। सऊदी अरब को आज आप 5 एटम बम बेच दें, 1 घंटे में सऊदी अरब 25 अरब रुपया, $25 बिलियन दे देगा। $25 बिलियन। आप तुर्की को 5 एटम बम बेच दें, वो $25 बिलियन दे देगा आपको। किसी का बाप हमें न्यूक्लियर बम बेचने से मना नहीं कर सकता। जैद हामिद पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का ये यूनिक फार्मूला बता रहा है। सऊदी अरब 25 या $500 मिलियन भी दे सकता है किसी वक्त भी, लेकिन सऊदी अरब इस तरह चोरी का बम आपसे नहीं खरीदेगा। और तुर्की 25 मिलियन या $25 लाख देने की पोजीशन में नहीं। तुर्की में भूखों मर रहे हैं लोग। तुर्की में तो खाने को पैसा नहीं है, वहाँ पे तो इन्फ्लेशन टॉप पे जा रहा है, तुर्की लीरा ज़मीन पे लगा हुआ है। उनका पाकिस्तान जैसा ही हाल हो गया, क्योंकि वो भी इस्लामिक हिसाब में चल रहा है। इस्लामिक हिसाब कैसे? क्या देखें, ये ज़रा देखिए,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ग़ज़वा हिंद होगा और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान से। और हमें उम्मीद है, हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज की? वो ग़ज़वा हिंद की खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि ग़ज़वा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये ग़ज़वा हिंद हमारी जिंदगियों में आए, हमारी जिंदगियों में आएगा तो हम अपने नबी की सुन्नत को अमल करते हुए इंशाल्लाह कुफार की ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह इस्लाम का परचम लहरा के छोड़ेंगे। अब आज भी भारत दुश्मनी, ग़ज़वा हिंद ऐसे चूरन बेचे जा रहे हैं आम आदमी को। ये पाकिस्तान की आम आदमी की सोच है और ये मेजॉरिटी की सोच है। ग़ज़वा हिंद करेंगे, जन्नत कमाएंगे। अबे पहले घर जाके आटा लेके जा ताकि घर में रोटी बने। पिछले 5 घंटे से शायद तू लाइन में लगा हुआ होगा आटे की। ग़ज़वा हिंद लड़ने की औकात तुम्हारी? लेकिन कौम को लगाया हुआ है। अबे कौम तुम लोगों को, आर्मी को बजट दे रही है ना भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल। आधे से ज़्यादा बजट पी जाते हो तुम। वही ग़ज़वा हिंद के लिए दिया है। जाओ लड़ो भाई से, भारत से लड़ के कश्मीर भी आज़ाद कराओ और भारत पूरे पे कब्जा कर लो जाके, अगर टप्पड़ है तो। कौम को क्यों मामू बना रहे हो? दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें आम सिविलियन जंगें लड़ते हैं? दुनिया की 7वीं मजबूत आर्मी हो तुम, जाओ लड़ लो भारत से। लेकिन पता है तुम्हें कि भारत ने तुम लोगों का हशर क्या करना है। ना ये 65 है, ना ये 71 है, ना ये कारगिल और सियाचिन है। उस वक्त की भारत की लीडरशिप ही और थी, डिफेंसिव खेलती थी सिर्फ, वो भी पूरी तरह नहीं। आज आपका बाप बैठा हुआ है उधर भारत में। आज तो जरा करके दिखा दो बस। पुलवामा का जवाब तुम लोगों को मिला है, इसके बाद तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो अजीज दोस्तों, ये ग़ज़वा हिंद का पाठ आज भी अपनी पब्लिक को पढ़ाते हैं और इनके मौलवी माल बनाने में लगे हुए हैं। जितने आर्मी वाले माल बना रहे हैं, मुल्ला भी, मौलवी तारिक जमील 5 अरब रुपया का तो इसका गारमेंट्स का बिजनेस हो चुका है। वैल्यू 5 अरब रुपए का, 500 करोड़ रुपए का खाली उसके ब्रांड की वैल्यू हो चुकी है। आप ये समझते हैं कि आज का ये पाकिस्तानी मौलवी मस्जिदों में खाली कुरान पढ़ाने वाला रह गया है? ये देखें, मुफ्ती तारिक मसूद 12.5 करोड़ रुपया यूट्यूब से कमा रहा है, खाली यूट्यूब से। इसके अलावा ये किसी भी मस्जिद, किसी भी जगह लेक्चर देने जाते हैं, उसका हिसाब किताब अलग होता है। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था 1st ईयर 2nd ईयर में, अवैस कादरी। वो इस वक्त मुझे जहां तक लगता है कई 100 अरब रुपए का मालिक है। क्या करता है? नातें पढ़ता है। नात होती है ना, एक होती है हमद रिलीजियस पोइट्री है अल्लाह की तारीफ के लिए, और नात होती है वो रिलीजियस पोइट्री है प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ के लिए। तो ये लोग नातें जितनी बनाता है ना अवैस कादरी, ये इंडियन बॉलीवुड गानों की म्यूजिक ट्यून पे बनाता है, तो हिट जाती हैं इसकी। ये दावत इस्लामी है ना, ग्रीन पगड़ी वाले, ये दावत इस्लामी का था। इसने जब बॉलीवुड के गानों पर नातें बनानी शुरू की तो मौलवी इलियास कादरी पहले से नाराज़ हो गया, लेकिन फिर इसकी नातें हो गई हिट। इस वक्त आपको पता है वो एक शाम के प्रोग्राम के 25 से 50 लाख रुपया लेता है। और वेल अलग, वेल पता है आपको? जब ये नातें गा रहा होता है तो वहाँ पे लोग जो हराम का माल कमा के बैठे होते हैं, वो नोटों की गड्डी लेके जैसे तवाइफों के ऊपर नहीं उड़ाते, ऐसे इनके ऊपर नोट उड़ाते हैं। वो अलग,
25 से 50 लाख रुपया प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 घंटे का है कि 4 घंटे का है। ये नात पढ़ने के लेता है अवैस कादरी। वेल अलग, वो लाखों में अलग होती है, क्योंकि हराम कमाने वाले उधर आए होते हैं। अब 500, 1000 आदमी, 2000 आदमी सुनने वाला होता है, तो अपने पैसे भी तो दिखाने हैं ना, और फिर अल्लाह को और उसके नबी को भी नौजुबिल्ला बेवकूफ़ बनाने के, देखो हम आपके ऊपर पैसे उड़ा रहे हैं। ये आज का मौलवी है, ये अवैस कादरी जो है। हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो हम लड़के थे, मैं कॉलेज तो नहीं जाता था, ट्यूशन सेंटर में हम जाते थे पढ़ने के लिए शाम को। वहाँ ट्यूशन सेंटर की बात है, वो सबसे हरामी लड़कों का जो टोला था ना, उसमें था ये टॉप का हरामी लड़का, मेमन लड़का है हमारा। ये अवैस कादरी करोड़ों में खेलता है महीने के। इसकी कैसेट आनी शुरू हुई थी, फिर बाद में सीडियाँ आनी शुरू हुई। उसका अलग अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें मिलियंस व्यू इसके हो जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस व्यू हो जाते हैं इसकी नातों के। हर लिहाज से ये मज़हब बेच के कमाने वाले मौलवी हैं आज के ज़माने में। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इनका हाल है पाकिस्तान में। सबसे पाकिस्तान का टॉप का महंगा तरीन प्राइवेट हॉस्पिटल पता है कौन सा है? आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ये ज़ियाउल हक के ज़माने में कराची में हम रहते थे जब, तो मैं याद है कि आगा खान, करीम आगा खान आया था और उसने इन्वेस्टमेंट की थी और चैरिटी की थी पूरी दुनिया से। आगा खानियों ने, इन्होंने कराची में ये हॉस्पिटल बनाया था। ये महंगा तरीन हॉस्पिटल है कराची का। और पाकिस्तान के, क्योंकि शौकत खानम तो चलो कैंसर हॉस्पिटल हो गया ना, ये टॉप का हॉस्पिटल है। वहाँ पे मरीज़ का इलाज हो रहा है। डॉक्टर और नर्स किस तरह इलाज कर रहे हैं? फासलों का तकल्लुफ नामी नात पढ़ के इलाज हो रहा है। वो मरीज से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इन्होंने नात पढ़नी शुरू कर दी, तो उससे उसका दर्द ठीक हो गया। इस वीडियो को वायरल हुआ 1 घंटे में 80,000 व्यू हो गए। है कोई कमी इस मुल्क में? बनाना रिपब्लिक इसको डिक्लेयर करने में कोई कमी रह गई है? तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इस वक्त इसका हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह है, उस पर कई बार बात हो चुकी है। कल फिर आपके सामने रखूँगा। इकोनॉमी के हवाले से बड़ी ख़तरनाक चीज़ें आई हैं। IMF ने रिफ्यूज़ कर दिया है ऑफिशियली, अब सारा मामला कैंसिल हो गया है। तबाही है, बैंड बजी हुई है, वो कल आपके सामने रखूँगा। पॉलिटिकल इमरान खान वाला भी हिसाब किताब आपके सामने रोज़ ही रख रहा हूँ। ये तो सोशल हालत है, सोशली तबाह है। इस वीडियो के एंड पे 1 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ, 1 मिनट की। बकरा ईद आ रही है। बकरा ईद में जगह जगह जानवरों की मंडी लगती है, जिससे कुर्बानी के लिए बकरे और गाय लोग ख़रीदने जाते हैं। वो मंडी इलाके की पुलिस और रेंजर्स की इजाज़त से लगती है। किसी भी सरकारी ग्राउंड पे उस पर मंडी लगा देते हैं। फी जानवर उस पे भत्ता जाता है रेंजर्स और पुलिस को। और आजकल लाखों का जानवर हो गया है, लाख से कम की गाय नहीं मिल रही, हज़ारों का बकरा है। तो जो खरीदने जाता है, और कैश होता है सारा काम, जो खरीदने जाता है कैश लेके जाता है। तो ये रेंजर्स और पुलिस वालों ने अपने डाकू छोड़े हुए हैं, और जहाँ जहाँ मंडी है उसके चारों तरफ इलाकों में डाकू छोड़े हुए हैं। और वो डाकू जो भी जानवर खरीदारी करने आता है उसको लूट लेता है आते वक्त ही, क्योंकि कैश तो आते वक्त होगा ना। और ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जाते वक्त सुजुकी टेम्पो को छोटा सा होता है, उसमें जानवर डाल के ले जाते हैं। तो जाते वक्त भी गन पॉइंट पे जानवर चोरी करके ले जाते हैं। जानवर बेचने वाले भी अक्सर इसमें शामिल होते हैं, बता देते हैं फ़ोन करके, कहाँ भाई आ रहा है मुर्गा, ये वाली सुजुकी है, ये मैंने उससे पूछा था फलां इलाके की तरफ जा रहा है, इसकी रैगिंग कर लो। वो एक आदमी स्कूटर पे पीछे उसके लग जाता है, अपनी टीम को तैयार रखता है, आगे कहीं ना कहीं जानवर छीन के गन पॉइंट पे आधी कीमत पे जिसने बेची थी उसी को जाके दे देता है, वो अगला गाहक ले लेता है।
ये इस कौम का हाल है जो कि एक इनकी रिलीजियस रिचुअल है, कुर्बानी बकरा ईद पे, उस पे ये हो रहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं कि भारत का मुसलमान खुशकिस्मत है कि नहीं है? भारत के मुसलमानों को ये सब चीज़ें फेस कभी कहीं करनी पड़ती हैं? क्या भारत के मुसलमानों को अपने देश में, भारत में, अपने रिलीजियस फ़र्ज को पूरा करने के लिए ऐसी कोई चीज़ फेस करनी पड़ती है? भारत में माइनॉरिटी कहता है ना मुसलमान अपने आप को, पाकिस्तान के माइनॉरिटी का हाल देख लो। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन स्कूल जाने वाली लड़कियां, 9 साल की लड़कियां जबरदस्ती अगवा करके मुसलमान बुढ़ों से शादी कराई जा रही है। ये तुम्हारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का हाल है। तुम भारत के माइनॉरिटी, तुम कितने खुशकिस्मत हो। तुम इतने खुशकिस्मत होने के बाद अगर तुम अपने कम्युनल अवैसियों और रानाओं और अरफाओं की बात सुनते हो ना, मैं कहता हूं अगर तुम वाकई सच्चे मुसलमान होते, तुम वाकई गैरतमंद होते भारत के मुसलमानों, तो तुम लोग इनके घरों में घुस के इनको घसीटता हुआ बाहर निकाल के लाते, अवैसियों को, रानाओं को, और उनको कहते कि चल भाई तेरे को हम भेज रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ जाके रहो। तुम इस देश को गाली दे रहे हो। लानत है तुम पे। ये तुम लोगों का फ़र्ज़ है भारत के मुसलमानों। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान का सोशल्स आपके सामने रखा, कुछ बलोच इश्यूज़ पे आपको बताया, कुछ फ़ौज की कारस्तानियाँ बताईं। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट पे ही हम चलते हैं, जैसे भी चलते हैं। आप चाहेंगे तो हम थोड़ा बेहतर चीज़ें कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है वली शेख और मैं इस वक्त नादरन बाईपास से आया हूं। अपने घर पर हूं मैं, और मेरे साथ थे अफान सिद्दीकी जी टीवी के प्रोड्यूसर। हम दोनों नादरन बाईपास पे लुटे हैं, और मैं पहले भी अभी एक वीडियो मैंने दी है। ये देखिए, मैंने अपनी FIR कटवाई है। FIR कटवाने के बाद मैं ये बात कर रहा हूं कि जब हम नादरन बाईपास इंडस चौक से पहले हमारे साथ डकैती हुई, मेरा मोबाइल फोन, मेरी हाथ की घड़ी और 85,000 रुपए गए। अफान का एक मोबाइल और 5,000 रुपए अफान के गए। और ये जो DSP साहब बड़े मजे से बोल रहे थे ना, अबे भाई क्यों किसी गरीब की ऐसी तैसी करवा दो, तुम्हारे इलाके में डकैती हो रही है, बंदे लूट रहे, और नहीं देंगे तो वो मार देंगे। खुदा के लिए शरीफ लोगों के साथ ये ना करो, अपनी पुलिस को अलर्ट करो, झूठ ना बोलो कि डकैती नहीं हो रही है। हो रही है डकैती, मेरे साथ हुई है तो मैं बोल रहा हूं। अपनी पुलिस को बोलो कि काम करे। आप लोग नादरन पे ले गए मंडी, गरीब लोगों की ऐसी तैसी करवा रहे, जान से जाएंगे लोग।